नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में आरक्षण की दौड़ चल रही है, जिसमें हर वर्ग और हर समाज शामिल होना चाहता है। मोदी सरकार ने साल 2019 की शुरुआत में सवर्णों को 10% आरक्षण का जो झुंझुना पकड़ाया था, वो उस समय के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। संसद से बने इस कानून को मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने भी फौरन अपनी मंजूरी दे दी थी। साथ ही एक कदम और आगे बढ़ते हुए राज्य में ओबीसी आरक्षण के दायरे को 14 से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया था। हालांकि राज्य में अब तक ओबीसी आरक्षण 27% नहीं हो सका है। ये मामला फिलहाल हाई कोर्ट में है। इस बीच नीट एग्जाम में केंद्रीय कोटे का आरक्षण खत्म करने के साथ जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होने को लेकर ओबीसी वर्ग आक्रोशित हो उठा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। खैर, ये प्रदर्शन कितना उचित है, इसका फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आरक्षण को लेकर सालों से जो दौड़ चल रही है, उसे लेकर एक सवाल ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे उन परिवारों पर क्या कोई रोक नहीं लगनी चाहिए जो क्रीमी लेयर के दायरे में है। दरअसल कई परिवार ऐसे हैं जो सालों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के हजारों लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्हें आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल सकता है, जबकि असली आरक्षण के हकदार वही है। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि जिन परिवारों ने वर्षों बरस आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें आगे कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए? साथ ही एक और बड़ा सवाल है कि 50% से ज्यादा आरक्षण रखने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन नहीं होगा? जनता मांगे जवाब में अब बात इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे आरक्षण का रण में। तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सूबे के तमाम हिस्सों से आए महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता शहर के अंबेडकर पार्क में जमा हुए। इस दौरान उत्साहित प्रदर्शनकारियों ने सीएम हाउस जाने की भी कोशिश की, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा तैनात पुलिस बल ने आंदोलनकारियों को बीच से ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के जवानों के बीच तीखी झड़प भी हुई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। उधर बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक बात करते हुए कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का असली विरोधी बता रही है। बहरहाल आरक्षण का ये जो रण है, इस पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी को 27% दिए जाने वाले आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। इसमें प्रदेश सरकार को हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलवाना चाहिए। इधर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने हाईकोर्ट में 27% आरक्षण में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। इधर कांग्रेस भी इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक है। पूर्व सीएम कमलनाथ एक के बाद एक ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने ओबीसी वर्ग के आंदोलन में शामिल लोगों पर किए गए बल प्रयोग, दमन और गिरफ्तारी की कड़ी निंदा भी की है। इधर बीजेपी से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। भूपेंद्र सिंह के मुताबिक कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। ओबीसी को सरकार ने संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। आरक्षण को लेकर स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा रही है और आने वाले समय में हाईकोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है। उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत सरकार ने पहली बार किया है। कांग्रेस की सरकार में कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया है। इसको लेकर विधानसभा में स्टैंडिंग कमेटी भी बना रही है, जो इस आरक्षण को लेकर पूरा अध्ययन करेगी और सारे तथ्यों के साथ आने वाले समय में हम लोग हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आरक्षण का चिन्ह बोतल से बाहर आ गया है, जिसके चलते सियासी हलकों में एक बार फिर गर्माहट महसूस की जाने लगी है। वहीं अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़ी ओबीसी महासभा इसे सिर्फ ट्रेलर बता रही है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरक्षण पर सियासी रण और तेज होगा।
भोपाल से अतुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आरक्षणकरण, चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं। ओरछा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी, आपको स्वागत है। ओबीसी, एससी और एसटी एकता मंच मध्य प्रदेश के अध्यक्ष लोकेन गुर्जर जी हैं। गुर्जर जी, आप स्वागत है। सवर्ण समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव जी हैं, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही हम आज चर्चा में दो संविधान विशेषज्ञों भगवान देव इसरानी जी और महेश मणि साहू जी से भी चर्चा करेंगे। उन लोगों का भी स्वागत करते हैं। पहले हम गुर्जर जी आपसे ही बात करते हैं। गुर्जर जी, निश्चित तौर पर कितने % आप ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और एससी, आप तो तीनों के हैं ना, एससी, एसटी, ओबीसी, और एससी एसटी के लिए कितना है? एससी एसटी के लिए पर्याप्त है क्या जितना है 32-33%? नहीं, उनको जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में जितनी जिनकी जनसंख्या है उतना उनको मिला हुआ है। 22%, 20% एसटी की है तो उनको 20% रिजर्वेशन है, जितना एससी को है 16% उनको उतना है। लेकिन इस प्रदेश में सरकार आंकड़ा बता रही है, और सरकारी आंकड़े के हिसाब से हम लगभग 51% हैं, हमको 14% रिजर्वेशन दे रहे हैं। और शायद आपको एक चीज जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस देश में हर चीज की गिनती हो रही है। आपको मालूम है कि ओबीसी की लास्ट जनगणना कब हुई थी? 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी। उसके बाद से आज तक कोई भी पार्टी ने जातिगत जनगणना ओबीसी की करा के नहीं बताई कि आप देश में कितने। बाकी की हाँ, सब हो रही, हर एससी और एसटी की हर उसमें 11 में हुई, हर 21 में होगी, और हर उसमें 10 वर्ष में जनगणना होती है, उसमें एससी एसटी की होती है, सिर्फ ओबीसी की नहीं होती है। सवर्णों की? ओबीसी की नहीं होती तो किसी की भी नहीं होती, मतलब सिर्फ एससी एसटी की होती है। हम ये चाहते हैं जातिगत जनगणना करें, जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतने के आधार पर दे दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सवर्णों को मत दो, जितने % जिसकी आबादी है उसको उतना % रिजर्वेशन दे दो, 100 लागू कर दो। जरूरत ही नहीं है, आपस में झगड़ा ही खत्म हो जाएगा किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। प्रतिभाएं कहाँ चली जाएंगी? नहीं, प्रतिभाएं अपने जो क्राइटेरिया उसमें प्रतिभाएं रहेंगी। भाई अपना आपके लिए जैसे कोटा फिक्स कर दिया है कि आप जैसे ओबीसी 51%, आप अपनी प्रतिभा 51 में दिखाओ ना। हाँ। भाई आज की डेट में आपको क्या मालूम है, ओबीसी का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। आप जब इन्होंने क्या कर दिया है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जब से लागू हुआ है तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जब पीएससी की भर्ती निकलती है, जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, उसमें जब कट ऑफ निकलता है तो क्या करते हैं कि 14% ओबीसी की पहले गिनती कर लेते हैं, एससी की पहले कर लेते हैं, एसटी की पहले कर लेते हैं। एससी और एसटी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, अब वो जो नहीं ज्यादा एग्जाम दे पाते हैं तो उनका कट ऑफ सही आता है। लेकिन ओबीसी की जब वो जाते हैं, आप बताओ कि जब किसी भी गुणानुक्रम में जब उनकी लिस्ट बनती है, उन्होंने बताया कि 100 भर्ती निकली, 100 सीटें निकली, उसमें से उन्होंने 50 कर दी अनरिजर्व है, 14 ओबीसी की, 20 एसटी की और 14 एससी की, 16 एससी की। जब वो उसको गुणानुक्रम में उसका 15% निकालते हैं तो आप बताओ 14 का % 210 के लगभग होता है, और 50% जो उसका रहता है उसका जाता है 750 के लगभग, 730 के लगभग। तो आप एक चीज बताइए, जो सबसे लास्ट नंबर रहता है 730 नंबर पे जो लड़का रहेगा या 210 पे ज्यादा नंबर रहेगा लड़का, उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। इसलिए ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा आता है। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, तो ओबीसी, आपका क्या कहना है कि 14% अगर ओबीसी के आरक्षण में उसने अपना फॉर्म लगाया, हाँ, तो उसको जनरल में नहीं जाने देते हैं। बल्कि नियम ये है कि तो वो 50% जो अनरिजर्व है उसमें एससी एसटी ओबीसी का कोई भी व्यक्ति हो उसको उसमें जाने देना चाहिए। उसके बाद जो लोग नीचे बचे हुए उनको उनका आरक्षण का लाभ देना चाहिए। तो फिर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको उसमें जाने देना चाहिए, बाकी इसमें ले देना चाहिए, तो बाकी जात के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, तो वो जो 50% है उसमें है तो उसके लिए जगह तो है भाई। पूरे 50% थोड़ी ओबीसी ले लेता है ना, उसमें 50% में आप गिनती करा लो ना किसकी कितनी जनसंख्या है। आप ये बताओ 51% आपने ये बता दिए, 20% एसटी बता दिए, आपने 16% एससी बता दिए, तो जनरल बच्चे कितने भाई? उनको ये उतना तो सेव रहता ही है ना, कितना भी कर लेंगे तो भी सेव रहेगा वो। तो मैंने सब आपका कहने का मतलब है कि 51 उनको दे दिया, 36 एससी एसटी को दे दिया तो 86 हो गए, और 10% जो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है कि जो गरीब सवर्ण है उनको दे दिया 96%, तो 4% में से प्रतिभाएं बचेंगी। अब ये बताओ सवर्ण के इस देश में है कितने %? आप कुछ आंकड़ा बताएंगे मुझे?
नहीं, आप बता मेरा दीजिए। वही कहना है कि आप जातिगत जनगणना कराइए, जिसकी जितनी जनसंख्या नहीं, हो जो उसको उतना दे गरीब दीजिए। सवर्ण है उनको 10% केंद्र ने लागू कर दिया है। हाँ, तो मिल तो रहा है वो। तो 86 मिल रहा है ना। हाँ। तो 96% हो आप गया। ये चीज बताइए मुझे कि जब 10% जब देना होता है सरकार को, तब तो आपके लिए वो 50 का जो आपने बैरियर बना रखा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, वो उस समय कहां जाता है? यदि ओबीसी की बात आती है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इंदिरा साहनी जजमेंट का हवाला देने लगते हैं। अरे जो हवाला देते हैं उनको इंदिरा साहनी जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। पैरा क्रमांक 94 और 95 में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रदेश में यदि एक वर्ग की संख्या 50% से ज्यादा है तो उस प्रदेश के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना भी रिजर्वेशन दे सकता है। तमिलनाडु का मैं आपको उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु में 67% रिजर्वेशन है और वहां पे 50% मात्र ओबीसी को है, लेकिन उन्होंने जो 50% ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ रखा है, उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश सरकार को भी यही करना चाहिए कि 27% आरक्षण ओबीसी को देके उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ के उनका प्रस्ताव बना के सेंट्रल को भेज देना चाहिए। चलिए अर्चना जी क्या कह रही हैं आप? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इनको आरक्षण चाहिए क्यों? जी, योग्यता के आधार पर हर व्यक्ति को आगे आने का अवसर मिलना जी। चाहिए। और इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर समस्या का समाधान आरक्षण है। जी, आरक्षण से क्या लाभ है ये मुझे समझ में नहीं आता। ओबीसी 90 से पहले क्या थे? जी, आप सामान्य थे। 90 से पहले आप सामान्य थे। आप मैडम मैं एक मिनट। मैं एक चीज नहीं समझना चाहती। गुर्जर जी आपकी बात पूरी आई जी। उन्होंने ध्यान से सुना जी। उनकी बात पूरी आने दीजिए। अगर वो सवाल करेंगे आपसे तब आप उत्तर दे दीजिएगा। जी। जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सा देश है जहाँ अवनति की ओर लोग जाना चाहते जी। हैं। हम जानते हैं कि हर आदमी प्रगति चाहता है ना। उत्थान की बात करते हैं तो यहाँ उत्थान की होड़ मची रहती है। जी, कोई भी वर्ग अपने आप को जो 90 से पहले ये पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग कहलाता था, ठीक है। ओबीसी होके ये पिछड़ा वर्ग में आके आरक्षण की मांग करने लगे, तो अपने आप को पीछे ले जाने वाले लोग कैसे आगे आ सकते हैं? और आरक्षण जिस तरह से ये लोग मांगते हैं, यहाँ ये है कि हर समस्या का समाधान आरक्षण है। जी, हर चीज की प्रगति के लिए आरक्षण है। तो 50% का कोटा जब दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे पास संवैधानिक तरीके से कोर्ट के आदेश हैं कि 50% से आगे नहीं जाएंगे, तो क्या सामान्य वर्ग का कोई अधिकार नहीं है? 50% कम से कम योग्य लोग अगर आगे आते हैं, 50% लोग सिमट के रह जाते हैं आरक्षण में, तो 50% लोग योग्यता के आधार पर काम करते हैं। ये इनका कहना है, गुर्जर जी का कहना है या इनके वर्ग का कहना है कि जाति मतलब संख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसके अनुसार आरक्षण कर दे। मैडम मेरा एक मिनट अगर आप संख्या के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं ना, तो जनगणना जब होती है ना, तो जातीय आधार पर क्यों नहीं होती? फिर हम तो वही मांग कर रहे हैं ना। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी उस चीज को मांग करें, हम उसमें आपका साथ देंगे। आप मांग करिए कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। रही बात दूसरी, आप जो मैडम ये कह रही थी कि 50% संविधान, मतलब आपने ऐसा कोर्ट में, आप कैसा मुझे कोर्ट का आदेश बताइए, ऐसा संविधान में कहीं लिखा बताइए वहाँ ये लिखा हो कि 50 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि 50% से ज्यादा नहीं। कौन से केस में? इंदिरा साहनी जजमेंट में ना, टिप्पणी है। इंदिरा साहनी जजमेंट को आप पढ़िए, पैरा क्रमांक 94 और 95 पढ़िए, आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि इंदिरा साहनी जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उनमें ये लिखा हुआ है कि यदि किसी भी प्रदेश में किसी भी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा होती है तो वहां की सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसको वो स्पेशल कोई भी उसके लिए प्रोविजन करना चाहती है, उसको आरक्षण या रिजर्वेशन जो भी देना चाहती है, सरकार उसको पूर्णतः उसमें उसको वो है कि वो उसको दे सकती है। चलिए मैडम, ये एक चीज मैडम को मुझे जवाब देना है। मैडम का भी जवाब आया नहीं पूरा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अर्चना जी आप अपनी बात करें। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आरक्षण इस देश में सबसे बड़ी समस्या है, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मतलब आपका कहना किसी को आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं। तो जो बहुत पिछड़े, आज आप अगर चले जाइए, गांव में चले जाइए, निचली बस्तियों में चले जाइए, जो आज तक आगे मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए? तो क्या आरक्षण से जुड़ गए? काफी लोग जुड़े हैं। आरक्षण से जुड़े नहीं है, आरक्षण सिर्फ ऊपरी लेयर पर। आज मैं अगर आपसे बात करूं कि आरक्षण जिन लोगों ने ले लिया,
क्या वे अपनी उससे उनका उत्थान हो गया? आज अगर अपन देखेंगे तो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद भी दलित ही रहते हैं, तो इनका उत्थान होगा कैसे? मुख्यमंत्री, वो तो समाज की सोच है। मुख्यमंत्री दलित होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद भी दलित रहती हैं, तो इनका उत्थान होगा कैसे? वो समाज की सोच है ना, दलित समाज की सोच नहीं है। गुर्जर जी एक मिनट, उनकी ये समाज की सोच नहीं है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण ने बीमार कर दिया है। ये बीमार मानसिकता का प्रतीक है कि आरक्षण मिल जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। जबकि मैं आपसे एक ही बात करूंगी कि जिस समाज को आपको आगे बढ़ने देना है, उस समाज को पूरा योग्यता के लिए आगे आने का प्रतिस्पर्धा कराना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा करने से उनकी योग्यता उत्थान हो और उनकी योग्यता निखर के सामने आए। आप खुली रेस करा दीजिए, आप दौड़ने दीजिए सबको। देखें, अपने पैरों पर दौड़ने के लिए एक अपाहिज भी पूरा प्रयास करेगा कि वो दौड़ में आगे निकल जाए, लेकिन हम पहले से बैसाखी पकड़ाकर आरक्षण की उसको दौड़ में रेसने का अवसर ही नहीं देते। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में कि आरक्षण को उन्होंने अपना हथियार बना लिया और ये सिर्फ राजनीतिक हथियार है। आपका कहना है कि जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको आर्थिक रूप से संपन्न करिए, आर्थिक रूप से संपन्न, उनको पूरी व्यवस्थाएं दीजिए। आप व्यवस्थाएं अगर देंगे, फैसिलिटी देंगे, तो वो अपने आप आगे आएंगे। लेकिन उनको बिना पढ़े पास करने से कोई भी ज्ञानी नहीं होता। आज आपको मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगी कि एक योग्य व्यक्ति करोड़ों को पाल सकता है, लाखों को पाल सकता है, लेकिन 1000 अयोग्य व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति को नहीं पाल सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो महाभारत में कर्ण की चतुरंगी सेना एक कृष्ण पर भारी थी। माने आप उदाहरण अगर देखेंगे तो एक कृष्ण ने चतुरंगी सेना को जीत लिया। तो आप एक योग्य व्यक्ति को अगर बिठाते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को सहारा बन सकता है, लेकिन अयोग्य व्यक्तियों की भीड़ में आप योग्य व्यक्तियों का पतन के अलावा कुछ नहीं करते। ये बीच में एक बात, गुर्जर जी अभी हमारे साथ बहुत गेस्ट है, मुझे एक इनकी बात का जवाब देना था। नहीं, अब जवाब हम आपसे लेंगे, आपका नंबर आएगा, हम आपके पास लेंगे। बीजेपी क्या सोचती है, अभी हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ भी है। सुमित जी, जैसा कि आप बीजेपी कह रही है, कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण कांग्रेस नहीं ओबीसी को देना चाहती है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में ही कमलनाथ जी ने 14 से 27 किया है, लागू किया है। किस आधार पे आप कह रहे हैं उर्सा जी? देखिए, यह तो स्पष्ट है जी कि 1955 में ही जब इस तरह की सबसे पहले मांग आई थी तो जातिगत गणना को नेहरू जी ने ही रुकवाया था, कांग्रेस ने ही रुकवाया था, और उसके बाद से चीजें मांग होती होते डिले होते होते अनेक प्रक्रिया से गुजरती गई, बहुत सारे विवर्षों से गुजरती गई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इनको करना था तो ये जानते हुए भी विवेक तनखा जी ने तो करने से पहले ही टिप्पणी कर दी थी कि इसमें समस्या आ सकती है, और भी नेताओं ने आगाह किया था कि इसमें कोर्ट प्रोसेस में गुजरने में थोड़ा सा इसको और संवैधानिक ढंग से करना पड़ेगा। लेकिन केवल लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटर को प्रभावित करने के लिए आप किसी वर्ग को वास्तविक लाभ नहीं देना चाहते, आप चुनाव से पहले उसके वोटों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए अपूर्ण अधूरी तैयारी के साथ किया गया काम वह होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का काम है, आज हम सरकार में है और हम उस वर्ग की पैरवी को उचित समय पर जब कोर्ट में सुनवाई होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको उचित तरीके से, बड़ी पुरजोर तरीके से रखेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यह कांग्रेस ही जिन्होंने इस आरक्षण को इस काम को होने से रोका, जिन्होंने कैसे रोका सुमित जी? बता रहा हूँ ना जी, अगर देखिए, अगर 1.25 साल सरकार में थे, 1.25 साल सरकार में थे, किया कब किया? जब लोकसभा चुनाव के पहले इनको तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद वोट चाहिए थे, इसलिए इन्होंने बहुत सतही जानकारी नहीं तो नवंबर में उनकी सरकार बनी, मई में चुनाव होना था, उसके पहले उन्होंने कर दिया। 2.25 साल कहा, वो तो 3-4 महीने में कर दिया था ना। ठीक है, लेकिन उसकी पैरवी उसके बाद तो जब कानूनी प्रक्रिया गुजरी है तो उनके पास वक्त रहा कि नहीं रहा। आज अगर कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उस प्रक्रिया के तुरंत बाद जैसे फैसला आ गया तो या कोई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी दोषी हो गई। अब हमारी तो सरकार उसकी पैरवी करवाएगी। जब से हमारी सरकार आई है तब से कोर्टों की क्या स्थिति है, कोर्ट कितने चल रहे हैं, फिर हमारे ऊपर कोई प्रक्रिया, क्या हमारी सरकार में वो चीज कोर्ट के अंदर गई है? कांग्रेस ने ही अपने लोगों से उसे विवादित कराया है। सर आप इसकी देखिए, मैं डिबेट में इसको प्रमाणित नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी मजबूरी समझता हूँ,
लेकिन मैं व्यवहारिक पक्ष से आप भी परिचित और मैं भी परिचित हूँ कि कौन लोग किनके कहने पर उस प्रक्रिया को कोर्ट में लेकर के गए, किसने विवादित कराया। ये चाहते थे कि हम वोट भी ले लें और आरक्षण भी ना देना पड़े। और ठीक है, 18 तक ये मामला खिंचाई क्यों? इस देश में पंच से लेकर के प्रधान तक कांग्रेस के थे, या कोई पुरानी नई मांग नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि ये मांग 2018 में पैदा हुई थी, तो 1955 से जारी थी ना। पंच से लेकर के प्रधानमंत्री आपके पास थे, करने थे। आपने तो ऑर्डिनेंस के बल पर देश में संविधान खत्म करने जैसे बड़े निर्णय किए हैं। फिर ये क्या साहब जनाब छोटा, आपने तो कोर्ट, न्याय व्यवस्था, अधिकार, मौलिक अधिकार, कर्तव्य सब समाप्त करने वाले लोग थे। फिर आपको किस कोर्ट का डर था? चलिए सुमित जी, आप पिछड़ा वर्ग के लोगों का कहना है कि जातिगत आधार पे गणना हो और 51% वो है, 51% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं को आश्वस्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपकी जो मांग है भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन भी करती है। जब किया था तब हमने उसका अभिनंदन भी किया था और साथ में चेतावनी भी दी थी कि कांग्रेस ने एक अच्छी काम को गलत तरीके से करने का काम किया है। और कोर्ट में इस बात को हमारी सरकार पूरी निष्ठा और पूरी प्रामाणिकता के साथ उठाएगी। 51% डिमांड है उनकी, सचेत रहेगी। ओरछा जी, 51% डिमांड है कि 51% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को। देखिए, हर वर्ग, सभी लोग अपनी बेहतरी के लिए काम करते हैं, यह मानवीय स्वभाव है। और वास्तविकता सरकार जब निर्णय लेती है किसी चीज का तो वह समग्रता के साथ सबके बारे में विचार करते हुए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, सभी वर्गों का हित के बारे में, कल्याण के बारे में बराबर से अच्छा। चलिए प्रतिपक्ष से पूछ लेते हैं। प्रतिपक्ष जितेंद्र जी, 27% आपने किया है, लेकिन 51% की मांग हो रही है। और सुमित जी ने भी कहा है कि आपने हिकमत अमली के साथ, माने सूझबूझ के साथ आपने इसको लागू नहीं किया, जिसके कारण ये पेच फंस गया कोर्ट में जाके। नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, सुमित जी हो, भूपेंद्र सिंह जी हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो जी, इन्होंने सिर्फ झूठ का सहारा लेना शुरू किया है और उसी के बल पर सरकार में बैठ गए हैं और आज हर समस्या के लिए दोषी नेहरू जी हो जाते। जब इनके विकास की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि 2014 के बाद इस हिंदुस्तान का जन्म हुआ हो, इस हिंदुस्तान में विकास इन्होंने आके किया हो। लेकिन जब समस्या की बात आती है, जब ये सिर छुपाने के लिए नेहरू जी का सहारा ले लेते, हर चीज में ये दोषी नेहरू जी की बात करते। मैं बता रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ। देखिए, हमने जो वादा किया था वो आपने देखा, आपने भी अभी कहा, सुमित जी ने भी कहा कि हमने स्वागत किया था। हमने जो वादा किया था 100 दिन में, खाली इसकी बात नहीं है, जो जो वादे किए थे वो हमने समय पर लागू किए और इनके मंत्री ने सदन में जवाब में उनको स्वीकार भी किया। आपने देखा, ये मैं आज दस्तावेज लाया हूं जिसको सुमित जी जुटला नहीं सकते। हमने इसमें जातिगत आरक्षण को लेकर के जातिगत सुमित जी बीच में नहीं, पूरी तैयारी के साथ आए थे। सुमित जी बहस नहीं हो पाएगी, आप यहाँ से बोलेंगे। आपका समय था, आपने बोल लिया, इनका समय, इनको सुनिए। बीच में टिप्पणी करेंगे तो आएगी नहीं इनकी। त्रिपाठी जी, झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, चलिए आरक्षण कर बोलना, जितेंद्र मेरी बदल जाता। आरक्षण पे आ जाए। देखिए, इनकी नियत में खोट है, इनकी नियत में त्रिपाठी जी खोट है। उसका परिणाम सामने इसलिए दिख रहा है कि जब मुख्यमंत्री व्यापम में घेरे में आते, व्यापम में फंसते हुए दिखाई देते, तो बड़े से बड़ा वकील उनकी पैरवी करने के लिए तैयार हो, अटॉर्नी जनरल तक खड़ा कर देते। ये आप कहां जा रहे हैं? नहीं, देखिए, जब आरक्षण का मामला आता है तब क्यों छोटा वकील खड़ा किया जाता है, तब क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता चाहती, गंभीरता से लेती इसको, तो निश्चित तौर पर बड़े वकील होते और आज निर्णय इनके पक्ष में होता। आज ये जो लोग निराश हो गए, ये इनके चेहरे पर खुशी होती, लेकिन सरकार ने नहीं चाहा। 2 तारीख को फैसला आना है। बिल्कुल, सरकार के वकीलों को आप देखिए कब से चल रहा है ये मामला। इन्होंने छोटे वकील, इन्होंने गैर जिम्मेदार रूप से उस पर काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि मामला अभी तक लंबित रहा। अगर आप अपने मामले में बड़े से बड़ा वकील और जिनके मामले में केवल खाना पूर्ति करने के लिए काम करते हैं आप, तो निश्चित तौर पर परिणामों में भी देर होगी। सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आज जब वोट आते हैं, जब आप सवर्ण को ओबीसी से लड़ाने की बात करते हो, SC ST की बात करते हो, देखिए ये तुम्हारा पुराना
काम है इस तरह से जातियों को लड़ाना। ये कहाँ धर्मों को लड़ाने का लड़ाना। काम कर दिया, किस जगह लड़ाने का काम इन्होंने कर दिया? कौन सी, अच्छा आप ये बताइए, हिंदुस्तान का ताना बाना बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थे? धर्मों को लड़ाया, जातियों को लड़ाने का प्रयास किया। जाति में कहाँ आ आज गया? देखिए त्रिपाठी जी, धर्म का आरोप लगा रहे हैं, चलिए 10 साल से, आज लगभग 10 साल 8 साल से आप सरकार में बैठे, नेहरू जी को दोष दे रहे, आप सुधार कर लेते। आप अगर आरक्षण के प्रति गंभीर होते आ रहा हूं, तो और सर, आप आपके पास आऊंगा। आप 5 साल सरकार में रह के गए, दोबारा से फिर आप सरकार आप में किस आए, आरक्षण और आप चाहिए? किसी लगड़ी सरकार में नहीं हो, जितेंद्र जी। 303 के साथ बैठे हो। आपको आरक्षण की दिशा में क्या प्रयास किया? आप पुरानी सरकारों को कोसने से काम चला रहे, इससे ज्यादा आपने नहीं, आपका क्या कहना है जितेंद्र जी, आरक्षण के बारे में क्या करें? देखिए, मेरा ये कहना है कि 27% आरक्षण की जो मांग की जा रही थी उसको लेकर के हम कदम बढ़ा चुके थे। हाँ। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, इसलिए ये लोग खाली हाथ बैठे, और नहीं तो इनकी समस्या सुलझ जाती। त्रिपाठी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हम सहयोग करने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी केस लड़ेगी कि हम लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी इसमें डील डाल रही, चुनावों तक इस मामले को खींचने का प्रयास किया जा रहा है। मिश्रा जी ये बोल रहे हैं अभी गुर्जर जी की 51% मिलना चाहिए, जाति आधार पे गणना होना चाहिए 51%। आप क्या कांग्रेस 51% के लिए राजी है? देखिए त्रिपाठी जी, किसी भी समस्या का हल बैठ के निकलता है। जी। प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठ के समाज के सभी वर्णों का ध्यान रख के ओबीसी का भी प्रतिनिधिमंडल बैठेगा, सब चीजें को लेकर के तय होगा। जिसको जितना दिया जा सकता है उतना आरक्षण देने में कहीं कोताही बरताई नहीं जाएगी। लेकिन होता क्या है कि आज जब हम सरकार में बैठ के उलझाने का गणना के आधार पे तो सिर्फ 4% आरक्षण देखिए, बचेगा। गणना के आधार पर जो भी है, 4% ओबीसी की गणना का आरोप जो सुमित जी ने लगाया, उसका दस्तावेज मैंने प्रस्तुत किया कि हमने सभी वर्णों की जनगणना को लेकर के कदम बढ़ाया था। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, इसलिए आज ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, सारे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ महेश मणि साहू जी हैं। त्रिपाठी जी एक सवाल मेरा, एक मिनट, मुझे संविधान विषय, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास फिर आऊंगा। सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, एक मिनट, हमारे साथ साहू जी बैठे हैं, संविधान विशेषज्ञ, आप भी सुन लीजिए उनको। साहू जी, ये जिस तरह से आरक्षण की, कभी मैंने भी सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की टिप्पणी की थी, गुर्जर जी ने कई उदाहरण दिए, चूंकि इस मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं तो उनके पास सारे आंकड़े हैं, थोड़े बहुत आंकड़े मेरे पास भी हैं। तमिलनाडु में लागू है, 67% है, लेकिन फिलहाल 27% अगर ये लागू कर देते हैं तो सीधे सीधे और 10% सवर्ण, जो गरीब सवर्ण है उनको लागू हो जाता है, 74% स्थिति पहुंच जाती है। अभी डिमांड ये चल रही है कि 51% हो, और 51% होने पे सिर्फ 4% प्रतिभाशील जो विद्यार्थी है, किसी के भी हो, कैसे भी हो, सवर्ण जो भी कहलाते हैं, उनके लिए 4% बचेगा। हर सवर्ण गरीब नहीं है, ये आप भी जानते हैं। गरीबी की सर्टिफिकेट लगाने के बाद 10% उनको मिल जाएगा, 4% प्रतिभा बचेगी। क्या संविधान क्या कहता है? जी, तो त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सब महानुभावों के बीच मुझे बोलने का अवसर मिला है, इस सब के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। संवैधानिक स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जी 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 जी। संविधान हमारा जब लागू हुआ तो आर्थिक जनगणना और बाकी अन्य चीजें एक तरफ थी। सबसे पहले हम जब संविधान लागू हुआ तो सभी की स्टेटस एक जैसे नहीं थी। जैसे अभी अर्चना जी ने कहा कि आप आरक्षण देके किसी को पहले से कमजोर क्यों साबित कर रहे हैं, तो संविधान ने ऐसा किसी को कमजोर साबित करने के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी। संविधान का महत्वपूर्ण व्यवस्था ये था कि जो समान नहीं है उसको समान अवसर प्रदान किया जाए। संवैधानिक आरक्षण की मूल विशेषता ये है कि जो असमान है उनको अवसर की समानता दिया जाए। आप देखेंगे संविधान में जहां संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 21 तक के जो अधिकार का वर्णन है, उसमें समता का अधिकार सर्वोपरि है, और उसी समता के अधिकार को अग्रसर करते हुए हमारा आरक्षण का जो सिस्टम है वो लागू हुआ है। ये हुई आरक्षण का मुख्य उद्देश्य। मैं बताना चाहूंगा, ये आरक्षण का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज के कमजोर, पिछड़े, और इसमें अभी जातिगत बात नहीं ला रहा हूं मैं, ये बाद में आगे आऊंगा, समाज के वो व्यक्ति जो हाशिए पर हैं, किनारे पे हैं, जो मुख्य धारा से अलग हैं, उनको अवसर की समानता देने के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू किया। मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, ये 10 साल के लिए लागू हुआ था। सभा थी वो शुरू में 10 साल एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ।
हाँ जी जी, संविधान निर्मात्री सभा ने 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी थी, उसके पश्चात रिवाइज होना था। गुर्जर जी आपके पास आएंगे, एक एक करके आपने। वो राजनीतिक आरक्षण है जो आपने 10 साल के लिए बोला था, जो पार्लियामेंट में सांसद और विधायकों के लिए, तो राजनीतिक आरक्षण बोलो आप, ऐसा मत बोलो कि पूरा आरक्षण। हाँ हाँ हाँ, चलिए नहीं, इसी में आगे आ रहा हूँ। इसी में जब आरक्षण जब प्रारंभ हुआ हमारा, तो अवसर की समानता, आप राजनीतिक आरक्षण जा रहे हैं, आर्टिकल 334 में जा रहे हैं, पद की जो राजनीतिक पद की रिजर्वेशन होता है, जिसमें आप पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा इसमें ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल भी होता है, वो 334 में होता है। हम इन जनरल आरक्षण की बात कर रहे हैं, जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो जॉब्स की बात करें, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो अभी की स्थिति एसटी में 7.5%, एससी में 15%, ओबीसी में 27% और संवैधानिक संशोधन 2019 के अनुसार ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 10%। करंट स्टेटस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए जाएंगे तो 59.5% रिजर्वेशन है। अब आ रहे हैं कि आरक्षण जैसे जातिगत गणना के आधार पर हो, तो चूंकि मैं किसी दल विशेष को प्रतिनिधित्व नहीं करता और नहीं किसी दल विशेष पे जाता हूं, मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन मैं बताना चाहूंगा कि जातिगत गणना एक आधार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जाति के आधार पर आरक्षण मिले। जातिगत गणना एक आधार, दोहराना चाहूंगा, जातिगत गणना एक आधार हो सकता है, केवल जाति के आधार पर संशोधन आरक्षण दिया जाए और इस आधार से संशोधन किया जाए, यह जरूरी नहीं है। अब मैं आता हूं बाकी जो हमारे सदस्य हैं जिन्होंने डिस्कस किया 50% मिड कैप का। जी 50% कैप ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बार बार ये क्या, इसमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। न्यायालयीन जो निर्णय होता है उसको जो समाचार पत्र और संचार के अन्य साधन है उसमें जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, आम आदमी जो है उसी तरीके से देखते हैं। इंदिरा साहनी के प्रकरण को भी इसी प्रकार के रिप्रेजेंट किया गया है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जैसे कि अभी त्रिपाठी साहब ने भी डिस्कस किया, लोकेंद्र जी ने भी डिस्कस किया। मैं अभी बताना चाहूंगा कि ईडब्ल्यूएस लाने के बाद वो 50% से एक्सेस हो गया है जी, बाय वे ऑफ लेजिस्लेशन, संवैधानिक कानून के या स्टैट्यूटरी माध्यम से उस 50% रेशियो को एक्सीड किया जा सकता है, जिसके लिए आप संविधान सभा या जो क्षेत्र विशेष है, राज्य विशेष है, वो कानून लाकर उस आरक्षण के परसेंट को बढ़ा सकते हैं। संवैधानिक स्थिति इस स्थिति में फिर भी मैं इसके बावजूद, चूंकि मैं खुद एक ओबीसी का सदस्य हूं, तो मैं चाहूंगा कि पूरे देश में जनगणना हो, न केवल जनगणना हो जातिगत, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सामयिक तीनों प्रकार की गणना हो, और जो असमान है उनको समानता का अवसर मिलना चाहिए। ये आपका मत है, जी आगे लीड करेंगे। ये संविधान नहीं है, ये आपका मत है ना? जी जी जी, ये आपका मत है। जी जी, अंतिम में जो मैं कहा, हाँ अंत में जो कहा हूँ वो मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ कि वो मेरा मत है, संवैधानिक व्यवस्था जातिगत गणना करनी। लेकिन जो 50% की पाबंदी लगाई गई थी उसके बाद ये हुआ है कि राज्य सरकारें अपने अनुसार, अपनी अपनी तरह से संख्या के अनुसार आरक्षण बढ़ा सकते हैं। आपका कहने का ये लगी नहीं, एक मिनट गुर्जर जी, सलाह दी थी। गुर्जर जी एक मिनट आपसे मौका देंगे, आप फिर अपनी पूरी बात कह दीजिएगा। बीच में डिस्कशन होगा, वो बैठे 700 किलोमीटर दूर, उन तक आवाज जाने में टाइम लगेगा। जी जी जी, हाँ त्रिपाठी जी, मैं ये कि राज्य सरकारें जो आप समझ रहे हैं और मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वो राज्य सरकारें विधायन लाके, नियम और कानून बना के उस 50% का कैप है उसको हटा सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अमेंडमेंट 2019 स्पष्ट है, जिसमें 50% से ऊपर हो गया। 10% ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दी है, तो राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण कर सकते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से कानून बनाकर। एक व्यक्तिगत एक सवाल है आपसे, आपने भी कहा कि जनगणना के अनुसार होना चाहिए, सारी बातें हो जाए। मुझे ये मत मानिए कि मैं किस जज से आता हूं, एक सामान्य व्यक्ति के हैसियत से पूछता हूं आपसे कि 51 वो हो गए, 27 वो हो गए, 10% ऐसे लोग हो गए जो सवर्ण होते हुए गरीब हैं। और ये आप भी जानते हैं, गरीबी में कहते हैं कि जो होनहार को होत चीकने पात, जो गरीबी में है कुछ लोग ही निकल सकते हैं, जो एक अपर मिडिल क्लास है और वो अपने बच्चों को बेहतर सुविधा देता है और बेहतर पढ़ के वो आगे निकल जाते हैं। अपर मिडिल क्लास किसी का भी हो सकता है, उनके लिए सिर्फ 4% बचेगा, 5%।
तो इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर से लेके, अगर आप भी समझ रहे हैं, आरक्षण का लाभ लेकर के जो उस पद पे बनेगा, उसकी क्षमता, गुण, उसका जो गुण होगा और उसका गुण होगा, उसमें अंतर तो होगा। तो देश कहां जाएगा? बिल्कुल होगा जी। इस संबंध में त्रिपाठी जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आरक्षण जो है कानून का है, और यदि वो 51% आगे बढ़ा भी देते हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 समता का अधिकार के अंतर्गत यदि कानूनन विधि विरुद्ध यदि कानून निर्माण करते हैं तो वो कोर्ट में चैलेंज होता है, जैसा कि मध्य प्रदेश का मुद्दा आया था। आपको बताना पड़ेगा किस आधार पे, केवल जनसंख्या के आधार पे नहीं, केवल जनसंख्या के नहीं आधार पे, बल्कि सामयिक, आर्थिक, समसामयिक जो पिछड़े वर्ग। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक आईएएस बन जाते हैं, उसके बच्चे फिर आईएएस, आईपीएस हो जाते हैं, और उसका बच्चा यदि वो किसी वर्ग विशेष से है जो आरक्षण बिलोंग करता है, उसकी तीसरी पीढ़ी है और वो आरक्षण के आधार पे भी और फायदा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कानून आना चाहिए जिसमें सभी को अवसर की समानता हो, और हमारा संविधान की आत्मा भी यही कहती है, अवसर की समानता हो, केवल आरक्षण के आधार पे सब समान ना हो। बिल्कुल, मतलब आप इसके पक्ष में हैं कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिला, खासकर न मानिए क्लास 1 अधिकारी हो गए और आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तो उनको अपने बच्चों को खुद आरक्षण नहीं लेना चाहिए, जी। अपने से आगे आना चाहिए, क्योंकि आज भी मुश्किल से 3% भी नहीं, 1 से 1.5% लोग आरक्षण का लाभ पूरे देश में ले रहे हैं। 99% आज भी लोग जहां थे वही है, उसी स्थिति में है जिल। तो इसलिए उस तरफ जाते हैं। खैर गुर्जर जी, आप बार बार, ओरछा जी मैं आपके पास आऊंगा, आप जितेंद्र जी के सवाल का उत्तर दे रहे थे। गुर्जर जी आप क्या कह रहे हैं संक्षेप में? सबसे पहले तो मैं मैडम की बात का जवाब देना चाहता हूं। मैडम ये कह रही थी कि आरक्षण से विकलांग हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मैम आप ही बताइए कि आप बोल रहे हैं कि 1992 से पहले ओबीसी नहीं था। 1992 से पहले, 1950 से पहले आप क्या थी? 1950 से पहले आप शूद्र थी, ढोल गमार, शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप भी यदि आज आपकी रिजर्वेशन सामाजिक पतन की बात, मैं सामाजिक पतन की बात कर रहा हूँ। क्या महिला पिछड़ी होती है? महिला ढोल गमार, शूद्र पशुनारू, ये सब चीजें होती है कि आप पिछड़ी नहीं? बैठे हुए हैं। गुर्जर जी एक मिनट, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ ईशानी जी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा पूर्व प्रमुख सचिव जुड़ गए हैं। ईशानी जी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? अरे एक मिनट गुर्जर जी यार। नमस्कार जी। आपको हेलो। हाँ ईशानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही बताइए। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बात अब पिछड़ा वर्ग की 27% कर दिया गया था, मामला कोर्ट में है, लेकिन अब आवाज उठ रही है कि जनगणना के अनुसार 51% पिछड़ा वर्ग के हैं, 51% उनको दिया जाए। 27% आपको मालूम ही है, 36% पहले से लागू है, 10% केंद्र सरकार ने अभी लागू कर दिया, जो सवर्ण लोग पिछले गरीब हैं। क्या ये संविधान के अनुरूप है? नहीं, देखिए ये तो देखिए ये तो मेरे ख्याल से मांग करने वाले भी समझ रहे होंगे कि अव्यवहारिक मांग है जी, है ना। ये तो अव्यवहारिक मांग है, और ये तो एक स्टेट में ये होगा, दूसरे स्टेट में ये होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। ये तो, लेकिन ये जो 27% है वही लागू हो जाए, ये भी अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि होगी उनकी, वैसे देखा जाए तो जी। क्योंकि सभी को रिजर्वेशन 100% तो हो नहीं सकता जी। 51 इनको दे दो तो सावध ब्राह्मण इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, बनी इतने हैं, ऐसे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी ना जी। निश्चित तौर पे। दूसरी बात, अभी हमारे साथ पिछड़ा वर्ग लोकेन्द्र गुर्जर जी हैं बहस में, उनका कहना ये था कि जो 14% आरक्षण अभी ये हो गया है नए नियम के साथ, मुझे तो बहुत ध्यान नहीं है, एमपीपीएससी में हो सकता हो गया हो, कि जो 14% है पिछड़ा वर्गों का कटाव ज्यादा जाता है, 14% में ही उनको समाहित कर देते हैं। क्या ऐसा है? कैसा, मैं समझा नहीं, थोड़ा क्लियर करिए। इनका कहना है कि 27% अभी तक तो ऐसा होता था कि मान लीजिए 60-80 के लिए जितना परसेंट लागू है, वो लोग अपना फॉर्म भरते थे, अगर वो कटाव से ऊपर उनके हो जाते थे तो जनरल सैलरी में चले जाते थे, और जो उनका SC/ST का जो 36% कोटा है, 33% उस पे रहते थे। इसी तरह इनका कहना है कि 27% कोटा होने के बाद पिछड़ा वर्ग के अगर वो बेहतर रिजल्ट लाता है तो उसको जनरल में समाहित कर दिया जाए, उसको जनरल में माना जाए, और उसके बाद 27% जो कटाव जनरल उसके नीचे है उसका फायदा दिया जाए। तो हम लोग कहाँ आएंगे? ये सभी समाजों की मांग रही है। देखिए SC की भी यही रही है, ST की भी रही है जी,
और अपने पिछड़ा वर्ग ये चाहते हैं कि भाई जनरल में जो हमारा अगर आदमी जाता है जी, और अगर वहां से सिलेक्ट हो जाता है तो वो उसमें एडजस्ट न किया जाए जी। लेकिन अब देखिए, जैसे अजीत जोगी थे जी, अजीत जोगी आदिवासी समाज से अपने आप को कहते थे, लेकिन वो जनरल से ही निकले, जनरल से ही उन्होंने दिया। तो ये कभी भी किसी कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट ने इसको कभी संज्ञान नहीं दिया, ना उस पर कभी उसके फेवर में निर्णय दिया कि आप यही आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको आरक्षण का भी लाभ मिल रहा है, आपको अनारक्षित का भी लाभ मिल रहा है। अनारक्षित तो आपत्ति ही यही है कि साहब वो अनारक्षित में भी आ जाते हैं और आरक्षित का भी लाभ लेते हैं। तो नुकसान तो अनारक्षित वालों का होता है। तो कभी कोर्ट ने माना भी नहीं इसको, और ये उचित भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है जी। तो अभी ऐसा व्यवस्था नहीं है गुर्जर जी? नहीं, मैं इस शब्द पर कुछ बोलना चाहूंगी कि मलाई मलाई मेरी, तूता तूता तेरा। माने हर चीज के लिए आप सब कुछ ले लें, जैसे ही आपका अच्छा आ गया तो आप सामान्य में दिया क्या? 4000 साल में आपने दिया क्या? आप बताओ ना, आपने दिया क्या? आप ये बोल रही थी मैडम कि मतलब कि दलित से ये होता है। आप ये बताओ, इस देश में किसी दलित को घोड़ी से उतारा जाता है, उसको जात देख के उतारा जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति देख के उतारा जाता है? किसी भी दलित को गले में घंटी लटका के चढ़ाया जाता है, वो आर्थिक आधार पर उतारा जाता है, जाति आधार पर उतारा जाता है? श्रीवास्तव जी हैं आप, आपकी जो जितना भी वर्चस्व इस दुकानों में और इनमें आपको जाति के आधार पर वर्चस्व दिया जाता है या क्या उस आर्थिक आधार पर दिया जाता है? किसी भी पुजारी को मंदिर में उसकी जाति के आधार पर बनाया जाता है, आर्थिक आधार पर बनाया जाता है? आप पहले जाति व्यवस्था खत्म करिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं गुर्जर लिखना छोड़ दूं, आप मिश्रा लिखना छोड़ दें, आप ये लिखना छोड़ दें, आप श्रीवास्तव लिखना छोड़ दें, जाति खत्म, जाति व्यवस्था। जाति के आधार पर जब दुर्व्यवहार नहीं होगा, आपके साथ किसी को अपमान नहीं होगा, तो फिर को रिजर्वेशन की आप एक मिनट जी जी। मैंने सामाजिक इसरानी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बात दूसरी तरफ जा रही है, आपने अपनी सारी जानकारी दी। नमस्कार। जी नमस्कार जी। ओरछा जी क्या कह रहे हैं आप? देखिए, जाति छोड़ने की बात आ रही है तो मैं तो आप सब लोग इस बात को ले सकते हैं। 8 वर्ष से मैंने अपनी जाति का परिचय देना बंद कर दिया, और आज कई कारण से आप लोग मुझे ओरछा की जगह कभी कभी ओझा लिख देते हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जाति छोड़िए। हमारे गुरुदेव साहब कह रहे हैं ओझा भी ब्राह्मण होते हैं। इसके लिए आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने जाति लिखना 8 वर्ष पहले छोड़ दिया। नहीं, मैं मैडम की बात कर रहा था ओरछा जी। तो आप क्या कहते हैं कि आप ओरछा के रहने वाले ओरछा लिखा, तो जितेंद्र जी क्या भोपाल के रहने वाले, तो जितेंद्र भोपाली लिखेंगे क्या? नहीं, जितेंद्र जी जो कुछ भी लिखा है, देश में जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जाति आधार पे आरक्षण है और जाति के आधार पे दुर्व्यवहार या किसी को प्रताड़ित करना खत्म नहीं होगा। गुर्जर जी आप कह रहे हैं खत्म हो गया सर, पिछड़ा वर्ग चले, सवर्णों को छोड़ दीजिए। जब तक आप ये गाते रहेंगे कि ऐसा हो रहा है, तब तक और कर रहा होगा। आप पीढ़ी को नहीं पता कि क्या होता था, घोड़े से निकालना, घोड़े से उतारना। अभी आज की डेट में नहीं होता क्या? पूछना चाहता हूँ गुर्जर जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये घोड़े से उतारने की बातें जो होती है ना, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारो। आपकी कैसी सत्ता है कि आपके एक राज्य में रहने वाले, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा? जो रिजर्वेशन दिया गया था उसको आप पहले पूरा पढ़ो। रिजर्वेशन कोई आर्थिक उन्मूलन कारण नहीं है। आर्थिक उन्मूलन के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने की सरकार के गुर्जर जी यहाँ वो साहू जी ने बता दिया है। गुर्जर जी साहू जी ने बता दिया है कि समानता लाने के लिए वही आधार पर नहीं था, सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए, आर्थिक दूर करने के लिए नहीं है। साहू जी से पूछिए आप दोबारा से, क्या आर्थिक गरीबी मिटाने के लिए रिजर्वेशन था कि सामाजिक स्थिति को बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन? चलिए मैं पूछ लेता हूँ एक मिनट, आर्थिक भी था क्या साहू जी? जी त्रिपाठी साहब, इसमें मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक के समता का अधिकार सभी को, हमारे यहाँ जो हमारा देश है और संविधान सर्वोपरि संविधान है, व्यक्ति विशेष महत्व नहीं रहेगा। हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है और संविधान के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। कुछ लोगों को प्रिविलेजेस जरूर मिले हैं, जैसे कुछ विशेष उच्च पदों पर हैं उनको गिरफ्तारी से छूट मिला है, बिल्कुल वैसे ही आरक्षण का सिद्धांत लाया गया था। सभी को अवसर का समानता, उसमें ना जाति था ना आर्थिक था, अवसर की समानता, क्योंकि जो अवसर की समानता वो नौकरी के लिए हो चाहे किसी पद के लिए। गुर्जर जी ये कहा जाता है ना कि जिस दिन रोटी बेटी का संबंध हो जाएगा उस दिन समानता आ जाएगी। आप कह रहे हैं कितने पिछड़ा वर्गों ने SC ST की लड़कियों से शादी की है, भैया आपने वहाँ बेटी दी है?
नहीं, ये आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जिन लोगों को अरे भाई आप 51% है, आप शुरुआत करिए ना। नहीं करेंगे ना, जब आएगा समय वो भी करेंगे, हम कर रहे हैं शुरुआत। नहीं समय पे करेंगे। तो भैया समय आपका नहीं आया, सवर्णों का समय आ गया। नहीं क्यों नहीं, आप ये बताओ किसी भी मंदिर में पुजारी के जाति देख के बनाया जाता है? अरे हमारे यहाँ पत्रकार भवन के बगल में जो मंदिर है उसमें पटेल है पुजारी, बोलिए। हम तो अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है, नहीं आप वहाँ पे भी रिजर्वेशन लागू कर दीजिए ना, जो जिसकी जनता उस हिसाब से करते हो। गुर्जर जी बड़ा सीधा सवाल है, आप SC ST OBC तीनों को एक मंच पे लाए हुए हैं। जी बिल्कुल। आप ये बता दीजिए, पिछड़ा वर्गों आपके ही कहने SC ST के लोगों का कहना है कि रोटी बेटी का जिस दिन संबंध हो जाएगा उस दिन जातिगत व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो जो अधिकता में है 51% आप हैं, आप लोगों ने शुरुआत कितनी की? बहुत सारी शुरुआत हो गई है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, कितने गिनती और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इस ऑफिस से 10 उदाहरण बताओ, 10 उदाहरण बताओ। क्या बोल रहे हैं सुमित जी? 10 उदाहरण बताओ, बहुत सारे हो गए ना। आप तो उसके नेता हैं, आपके सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होगा। एक 10 नाम बता दो आप अपने आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार। कहना 4-6 उदाहरण बता दो। अरे मेरे पास उदाहरण है, इतने सारे उदाहरण है, उनका मंच पे लेना कोई नाम जरूरी थोड़ा ही होता है। बहुत सारे उदाहरण आपको बता सकता हूँ जो मेरे पास, आप मेरे साथ बैठिए, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, मेरे साथ आपको लिस्ट। क्या बहुत है तो जरा से क्यों है? अरे तो 10 बता दो ना। बहुत सारे क्या होता है? अरे मेरे पास लिस्ट है, मैं सब दे दूंगा। हमारा मुद्दा ये वो नहीं है, हमारा मुद्दा 27% आप लागू नहीं करोगे, उस पर बात करो। आप ही आगे बढ़ रहे थे। नहीं जो मैं आप मैडम ही आगे बढ़ रहे थे। मैडम जो बात कर रही हूँ, आर्थिक आधार नहीं समानता। नहीं तो मैंने बोला ना, मैडम ये कह रही कि नहीं होना चाहिए, मैंने बोला कि सामाजिक। फॉर एग्जाम्पल ओरछा जी, आप मेरी बात बताइए, मेरी बात सुनिए। ओरछा जी आप बहस कर रहे थे आरक्षण से अलग हटके, जब आप जातिगत तो समानता पे आए, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। तब मैंने आपसे सवाल किया है, जो SC ST आप तीनों मंच के हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि उनका ही सबसे पहले नारा है कि रोटी और बेटी का जिस दिन संबंध हो जाएगा। अरे मेरा सवाल तो होने दीजिए, उस दिन ये समानता आ जाएगी। मैं आप तीनों मंच के एक मंच के अध्यक्ष हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आपने कितना रोटी बेटी का संबंध निभाया? 51% है। आप उदाहरण दे दो, बता दीजिए। परिवार का उदाहरण दे दो, दूर मत जाओ। हाँ, मेरे उनका तो नाम लेने में शर्म नहीं है। मैं परिवार को उदाहरण देता हूँ, मेरे मामा के लड़के ने शादी करी है, और दूसरे की क्या बात है? लड़की बताइए, कौन सी लड़की दी है? लड़की कौन सी दी है? लड़के की शादी नहीं। क्या लड़की कौन सी दी है? पिछड़ा वर्ग की, दलितों के बीच में लड़की कौन सी दी है? कई जगह उदाहरण है, आपको वो भी मिल जाएंगे। अरे उदाहरण मिल जाएंगे। मैं इस समय उस लिस्ट को लेकर नहीं आया, वो भी लिस्ट आएगी तब वो आपके सामने बात करूंगा जी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है आप ये अंतहीन बहस है जी। बिल्कुल आप रिजर्वेशन पे बात नहीं, गुर्जर जी ने सब जो विषय था उसको भटकाने, मैंने नहीं, इसलिए मैंने सवाल उठा दिया। मैडम ने बोला कि जातिगत आधार पे मैडम जी की विचारधारा देखिए, विमर्श तो निकालना पड़ेगा, बैठे आप जिस मुद्दे पे आए हो, आप आज ये तय करना पड़ेगा। आप उस मुद्दे पे आइए ना। हाँ मुद्दे पे, लेकिन मैडम ने बोला उसका जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने एक दिया, मेरा एक मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैडम समाजवादी पार्टी से है, वो अपनी बात रखेंगे। हाँ तो मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ ना। तो आप तो पत्रकार है ना, आप तो बीच के बहस करिए, आप क्यों एक साइड हो रहे हैं? हम कहाँ एक साइड हो रहे हैं ना आप? अच्छा, मेरा कहने का मतलब आप OBC SC ST तीनों मंच को संभाले और बोले रोजी रोटी पे करें, तो शुरुआत आप पत्रकारिता छोड़ के फिर आप नेतागिरी करिए, आप पत्रकारिता मत करिए। पत्रकारिता इसलिए कि जो आप गलत बोल रहे हैं, पत्रकारिता में बैठ के आप अपने समाज का काम चलाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हो ना आप? नहीं, हाँ कहना चाह रहे हैं तो हाँ, नहीं कहना चाह रहे तो आप कहें, आपका काम जजमेंट करना है। आप सब्जेक्ट से अलग हट जा रहे हैं, सब्जेक्ट से अलग हट जा रहे हैं। मैडम ने बोला, मैं उसका जवाब दिया। आप मुझे एक वो नेता है, ओरछा जी नेता है। देखिए, आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, मैं एक बात स्वीकार करेंगे। मेरी बात सुनिए त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। हम एक कहते हैं, सपोज करो किसी भी देश में हम क्या बात करते हैं, अमेरिका में, USA में या कहीं भी, वहां पे ये नौकरी निकली कि हम भारत के 2 लोगों को अपने यहाँ एक प्रतिनिधि बनाएंगे। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आप ये बताइए, मेरी बात वोट बैंक के लिए कर रहे हो, मेरी बात कहीं नहीं हुआ है कि SC ST और OBC एक मंच हो, आप वोट बैंक के लिए खड़े हो, सीधी सी बात है। क्यों नहीं होता? आप ये बोल रहे हैं पत्रकारिता से अलग के नेतागिरी, तो आप ये क्या कर रहे हो? SC ST हो वो अलग है, OBC अलग है, हम कर रहे हैं ना, मंच बनाए हो, हम कर रहे हैं ना।
आज आप हमारे प्रदर्शन में देखिए, ओबीसी, एससी, एसटी, जैस हमारे साथ था, भीम आर्मी हमारे साथ थी, जितने भी ये कहाँ हमारे साथ सब हमारे साथ में, भैया ओबीसी अलग है, एसटी अलग है, एसटी अलग सब है, हमारे अलग साथ। है। आप देखो ना हमारे प्रोग्राम में सब लोग हमारे 27% को हमारे जो रिजर्वेशन की मांग थी, जातिगत जनगणना की मांग थी, उसमें सब हमारे साथ में थे। और रहा सवाल आर्थिक रूप से, तो आप ये देख लीजिए पिछड़ा वर्ग के लोग कितने संपन्न हैं। मैं वही बात पे तो आ रहा हूँ कि अमेरिका में या किसी भी देश में उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ भारत के 2 लोगों को प्रतिनिधि बनाएंगे, तो उनका काम भारत के 2 लोगों को वहां पे जॉब देना या कोई भी गवर्नर है जो भी XYZ बनाना। अमेरिका में कितने % आरक्षण है? मेरी एक बात सुन लीजिए, अमेरिका में कितने % आरक्षण है? अपनी सुनोगे, मेरी भी सुनोगे नहीं सुनोगे? नहीं, आप कहीं की बात मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात को पहले सुनिए। नहीं, ऐसा नहीं सुना जाएगा। अरे जब मैं कोई बात क्या उसको सुन, आरक्षण पे बहस है, आरक्षण पे। हाँ, मैं आरक्षण पे ही आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। यही करते रहेंगे, मेरी सुनो, मेरी बात को तो सुनो। मेरा कहने का मतलब ये है, उनका उद्देश्य है कि भारत के अरे हमारी पार्टी पर जो आरोप लगाए कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मुझे 2 प्रश्न उनसे पूछने हैं, आप मुझे पूछने देंगे? नहीं, मेरी बात ये कंप्लीट हो जाएगा, बस एक मिनट समय समाप्त हो रहा है। आप बहुत कुछ बोल चुके हैं। सुनना थोड़ी ना है जी। मैं अपनी पार्टी का मैंने पक्ष रखा। हमारे प्रवक्ता ने 2 प्रश्न पूछे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के आधार पर देश को जाति के आधार पर लड़ाया, तो मैं इनसे पूछना चाहता था, एक बहुत बुनियादी प्रश्न इनके ही बात थे कि देश का धर्म के आधार पर बंटवारा कब हुआ और भारतीय जनता पार्टी कब बनी, और भारतीय जनता पार्टी कब बनी तो ठीक है, जनसंघ कब बना? देश के बंटवारा होने के 4 साल बाद भी जनसंघ का निर्माण हुआ है। तो यह एक झूठ मिथक के देश के सामने ना फैलाएं। इस देश के अंदर जाति की आग भी कांग्रेस ने लगाई है और धर्म की आग भी कांग्रेस ने लगाई है। ये जो नक्सलवाद आज आपको दिखाई देता है, यह भी कांग्रेस की नीतियों के कारण है। आदिवासी वनवासी भाई बड़ी संख्या में पूरे देश के साथ जुड़े थे, लेकिन इनको जल जंगल जमीन की मांग पर गोलियों से भून दिया बक्सर कांड में, तब जाकर के इस देश में नक्सलवाद पैदा हो गया। समय कम है, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए, अगर जनसंघ की और भारतीय जनता पार्टी के बनने के इतिहास के बारे में सुमित जी बात करेंगे तो इस देश की आजादी की भी बात करना पड़ेगी आपको। जनसंघ क्यों खत्म हुई ये भी बताना पड़ेगा, फिर जनता पार्टी क्यों खत्म हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। सुमित जी सवाल पूछने से पहले ये जवाब भी देना पड़ेगा कि क्यों 15-20 साल के अंदर आप मुखौटा बदल के आ जाते, क्योंकि आपकी नीतियां, आपके काम आपको बेनकाब कर देते हैं और आप अपना चेहरा बदल के, आप अपना निशान बदल के आ जाते। आज सवाल यह है 27% आरक्षण के साथ खड़े हैं आप या नहीं खड़े, इस पर जवाब दीजिए। गोल बोल बात करने से मतलब नहीं निकलता। 27% आरक्षण की उनकी मांग जो है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप उनको कैसे पूरा करने जा रहे हैं। कहने से नहीं होगा। अदालत में आपने कैसे वकीलों की टीम खड़ा करी, आपकी नीयत क्या है, आपकी मंशा क्या है, इस पर स्पष्ट जवाब दीजिए। गोल मोल घुमाने से नहीं काम चलेगा। आपने नेहरू को दोषी दिया, आप जनसंघ पे चले गए, जनता पार्टी पे चले गए। अरे मूल बात पे तो आइए, आप तो नेहरू को दोषी कर देते हो। आज की समस्या विकराल रूप से मुंह बाय खड़ी है। 27% आरक्षण पर आपकी नीति क्या है, आपके अंदर की नीयत क्या है, वो बताना पड़ेगा। समय समाप्त हो रहा। हम एक बार फिर संविधान विशेषज्ञ जी के पास चलते हैं। महेश साहू जी, निश्चित तौर पे जाति धर्म और इन सब के आधार पे, धर्म के आधार पे बटे तो एक बार ठीक है, जाति के आधार पे जिस दिन हिंदुस्तान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह आरक्षण की आग सुलगती जा रही है, हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, दूसरे राज्यों में आप भी जानते हैं कई की ट्रेनें नहीं चल पाती, पटरियां उखाड़ दी जाती हैं। ये इस देश को कहां ले जाएगा? देखिए, जैसे समाज की बात कहें तो कुछ अपवाद सभी जगह रहते हैं। समाज में कुछ अपवाद रहते हैं, किसी व्यवस्था के कारण कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बजाय हिंसात्मक रवैया ले लेते हैं, वो अलग तबका है, उसको अपवादी स्थिति में मान लेते हैं। हमारा संविधान सर्वोच्च है, संविधान में सभी के लिए विशेष उपबंध हैं और जाति, समाज, अर्थ या अन्य किसी आधार पे नहीं, बल्कि सबको समान अवसर, मैं पहले भी बोला हूं और आखिरी में भी अभी निवेदन कर रहा हूं, अवसर की समानता के लिए मात्र ही आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और आरक्षण इसी आधार पर मिलना चाहिए कि जो अनइक्वल हैं उनको अपॉर्चुनिटी टू इक्वल, अवसर की समानता के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। और
ये विधायन से संभव है, कानून से संभव है। यदि किसी सरकार विशेष किसी वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए कोई गलत कानून बना लेता है तो यही परिणाम होता है कि वह कोर्ट में जाके स्थिर नहीं हो पाता, और कोर्ट ऐसे कानून जो असंवैधानिक रहते हैं उसको निरस्त कर देते हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था हमारा बहुत अच्छा है, संविधान ने सभी के लिए प्रावधान उपबंधित किया है, और इसीलिए ही इंदिरा साहनी के बाद वो 50% का कैप रखा गया है, जिसमें एक विशेष उपबंध है कि देश काल परिस्थिति और अवसर की समानता के आधार पर कानून बनाया जाकर उस 50% को एक्सेस किया जा सकता है। ये विधायन का काम है, ये आपके हमारे निर्वचन का काम नहीं है, ये जो हमारी व्यवस्थापिका है कानून बनाने वाले उनका है। तो हमारा संवैधानिक स्तर बहुत अच्छा है, विल पावर अच्छा रहेगा तो कानून बनाने वाले व्यवस्थापिका है वो कानून बनाकर आरक्षण को और सुगम बना सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी, बहुत संक्षेप में, हमारा समय मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि योग्यता आधारित व्यवस्था होना चाहिए। ईश्वर ने भी एक मानव शरीर की संरचना योग्यता के आधार पर की है। जैसे कि ऊपर के माले को बुद्धि का काम करना होता है, दोनों हाथों को क्षत्रिय का काम करना होता है, शक्ति का बाहुबली का, पेट को भरण पोषण का और पैरों को सेवा भाव का। तो इसी तरह से वर्ण व्यवस्था है जिसमें बुद्धि है वो बौद्धिकता का काम करे, जिसमें बाहु। एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और आप क्या अभी भी मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं? समाज कहा, और जिसमें भरण पोषण की क्षमता है उसने बणिक का काम किया, और जिसमें सेवा भाव है उसने शूद्र का काम किया। तो योग्यता आधारित अगर हम व्यवस्था करेंगे तो एक व्यक्ति वो शूद्र भी हो अगर योग्य है तो उसको प्रधानमंत्री बनने का पूरा अधिकार है, उसको IAS बनने का पूरा अधिकार है। लेकिन योग्यता आधारित व्यवस्था। और मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप गुर्जर हैं, आप वो पिछड़े की बात करते हैं, तो कृष्ण का नाम मैं फिर से एक बार लूंगी कि कृष्ण भी पिछड़ा वर्ग जो आज की समाज से जो संपूर्ण कला के धनी है, ये तो बेवकूफ टाइप की हरकतों की वो करते हैं सारे पिछड़ा वर्ग जो सामाजिक पतन की ओर जा रहे हैं। आज अगर आप अपने आप को चलिए अर्चना जी, समय हमारा समाप्त हो गया है, समय हमारा समाप्त हो गया है। एक आपने गुर्जर जी बहुत संक्षेप में जाना, आपने एक चौपाई कही थी, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ठीक है। ढोर हो गया, गंवार हो गया जो उद्दंड है, शूद्र, पिछड़ा वर्ग किसमें है? आप बताएं, आप किसमें मानते हो? आप बताओ ना, चौपाई आपने कही, आपने तो हमको शूद्र, आप लोगों ने तो हमको शूद्र घोषित कर रखा है। पिछड़ा वर्ग को किसी ने शूद्र घोषित नहीं, आप बताओ ना, आपने तो हमको शूद्र घोषित कर रखा है ना, ये सब ताड़ना के अधिकारी को बता दिए आपने। शूद्र आप खुद बोल रहे हैं, आप लोगों ने तो पिछड़ा वर्ग कभी भी नहीं रहा। पिछड़ा वर्ग समाज में ये मुझे की वैल्यू थी वही उसकी थी। ये पत्रकार स्वराज एक्सप्रेस की डिबेट है, ये कोई ब्राह्मण महासभा की बैठक नहीं है। आपको कड़वा सच इसलिए बोल रहे हो आप। हम तो कहते हैं ना, आपने हमको बात रखा था, आपने हमको जो डिवाइड, हम तो गर्व से कह रहे हैं ना कि आपने हमको शूद्र बना रखा था, आपने इस देश को बंटवारा किया है। 4000 साल से आप लोगों ने बंटवारा किया है, 4016 से आपने वोट की राजनीति के लिए, आप कौन सी वोट के लिए? आप अपने वर्चस्व के लिए राजनीति करते हो, आप अपने आप को बड़ा महसूस करने के लिए वोट की आज तक आपने को बना के पिछड़ा वर्ग OBC SC ST मंच पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पिछड़ा वर्ग का अलग मंच है, ऐसे तो इन लोगों ने सपाट बना रखा है। हम भी सवर्ण पहली बार सुन रहे हैं, हमने भी ब्राह्मण पहले सुना था, क्षत्रिय अलग सुना था, हमने भी सवर्ण पहले। सवर्ण के होता क्या है? अरे सपाट नहीं है जो आप सवर्ण हो गए, उसी जगह सपाट अलग ठीक लगे हुए कि जो आप सवर्ण हो, हम अवर्ण है, इसका मतलब क्या है? सवर्ण और अवर्ण का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो? आप इस समय ठीक लगे हुए, हमारा समय समाप्त हो गया। इस समय आपके अलग ठीक लग गए। मैं बताती हूँ सवर्ण क्या है, जिसका वर्ण है वो सवर्ण है, आपका वर्ण समय मेरा समाप्त हो गया। वर्ण बनाने आप लोग समय समाप्त हो गया है। तो बस अपनी बात अर्चना जी समय समाप्त हो गया। इस समय ये पिछड़ा वर्ग किसके साथ होगा, ये एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। SC ST OBC अलग चल रहा है, उधर एक सपा साहब भी जानते हैं अलग बना हुआ है, सवर्ण पिछड़ा वर्ग सब मिलके ये वोट की राजनीति को मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी आपका, वर्षा जी आपका, जितेंद्र जी आपका, साहू जी आपका, गुर्जर जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि कुल मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अभी मौजूदा स्थिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर कुल आरक्षण 49.5% हो चुका है।
इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय कर रखी है। आरक्षण का आंकड़ा 50% को पार करता है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी करेगा। बावजूद इसके आरक्षण एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। उधर कई राज्य 50% आरक्षण वाली सीमा को पहले ही पार कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ने से क्या समाज में विघटन पैदा नहीं हो रहा है, और जो हमारे प्रदेश और देश की प्रतिभाएं हैं वो क्या कुंठा से ग्रसित नहीं हो रही है। बहरहाल देश के संविधान के मुताबिक जो चल रहा है उसी के मुताबिक राजनीति और समाज भी चल रहा है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार। Hey,